डॉलर के मुकाबले कमजोर होता भारतीय रुपया। ये आज सिर्फ एक इकोनॉमिक हेडलाइन नहीं रह गया है, ये एक साइकोलॉजिकल हेडलाइन बन चुका है। सुबह अखबार खोलिए, टीवी ऑन कीजिए, सोशल मीडिया स्क्रॉल कीजिए, हर जगह आपको एक ही नैरेटिव दिखाई देगा। रुपया गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, इंडिया पर दबाव बढ़ रहा है और धीरे धीरे देश में यह परसेप्शन बना दिया गया है कि भारतीय रुपए की पूरी कहानी सिर्फ डॉलर से जुड़ी हुई है। लेकिन कभी आपने खुद से एक सवाल पूछा है, अगर सिर्फ डॉलर ही प्रॉब्लम होता तो फिर चाइना के मुकाबले भी रुपया इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? और अगर चाइना के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है तो उसका असर आखिर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर क्यों दिखाई देता है? लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इंडिया की इकॉनमी भीतर से उतनी मजबूत है जितनी हेडलाइंस में दिखाई जाती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। आज की ये कहानी सिर्फ करेंसी मार्केट की कहानी नहीं है। आज बात होगी उस हिडन स्ट्रक्चरल प्रेशर की जिसे इंडिया में बहुत कम लोग समझते हैं और शायद उससे भी कम लोग उस पर ऑनेस्टली बात करना चाहते हैं। और शुरुआत करते हैं एक बहुत साधारण सी कहानी से। कुछ समय पहले मैं एक छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट के ओनर से बात कर रहा था। कोई बिलियनर नहीं, कोई फेमस बिजनेसमैन नहीं, बस एक टिपिकल इंडियन एंटरप्रेन्योर। वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट असेंबल करता था। उसने मुझसे कहा, सर पिछले कुछ सालों में बिजनेस चलाना मुश्किल होता जा रहा है। मैंने पूछा क्यों, डिमांड नहीं है? उसने कहा डिमांड है लेकिन मार्जिन खत्म हो रहा है। जाहिर सी बात है, मैंने पूछा क्यों? उसने कहा क्योंकि चाइना हर साल महंगा पड़ रहा है। अब ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं कहा कि इंडिया महंगा हो गया है, उसने ये नहीं कहा कि डॉलर महंगा हो गया है, उसने कहा चाइना महंगा पड़ रहा है। और शायद यही एक लाइन आज भारत की पूरी इकोनॉमिक रियलिटी को सबसे ऑनेस्टली एक्सप्लेन करती है। क्योंकि इंडिया आज सिर्फ चाइना से सामान नहीं खरीदता, इंडिया आज चाइना की इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पर डिपेंड करता है और यह डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर आप सिर्फ किसी देश से फिनिश्ड गुड्स खरीदते हैं तो डिपेंडेंसी लिमिटेड होती है। लेकिन अगर आपकी फैक्ट्रीज, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी सप्लाई चेन्स, आपके इंडस्ट्रियल इनपुट्स सब किसी दूसरे देश पर डिपेंड करने लगें तो वो सिर्फ व्यापार नहीं रहता, वो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी बन जाती है। और शायद यही भारत के साथ हुआ है। आज अपने आसपास देखिए, आपके घर का स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप, सोलर पैनल, फार्मा रॉ मटेरियल, ईवी बैटरी कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम, यहां तक कि कई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी असल में चाइना लिंक्ड सप्लाई चेन पर टिके हुए हैं। यानी कहानी सिर्फ इंपोर्ट्स की नहीं है, कहानी इकोसिस्टम डिपेंडेंसी की है। लेकिन इंडिया में इकोनॉमिक नैरेटिव क्या बनाया गया कि रुपया इसलिए गिरता है क्योंकि डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, ऑयल इंपोर्ट्स डॉलर में होते हैं, इसलिए प्रेशर आता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। असल कहानी कहीं ज्यादा अनकंफर्टेबल है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल वीकनेस कई बार यूएसडी आईएनआर में नहीं बल्कि युआन वर्सेस रूपी में ज्यादा साफ दिखाई देती है। पिछले 10-12 सालों में भारतीय रुपया चाइनीज युआन के मुकाबले लगभग 30-35% कमजोर हुआ है। 2014 में एक युआन करीब 9 रुपए का था, आज वही करीब 14 रुपए तक पहुंच चुका है। अब बहुत लोग सोचेंगे तो क्या हुआ, आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ता है? यही सबसे डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों और कैसे चाइनीज युआन के मुकाबले इंडियन रुपए का कमजोर होना आपके जेब पर असर डालता है। क्यों इस पर बात नहीं होती है? क्योंकि पॉलिटिकल नैरेटिव के बायकॉट चाइना के साथ ही देश का इकोनॉमिक नैरेटिव तो बनता है वी नीड चाइना। आज हम करने वाले हैं इस पर खुलकर बात, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करके सच को पहुंचाएं घर घर तक। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। करेंसी वॉर्स आम आदमी को हेडलाइन में नहीं दिखती, वो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में घुसती है।
साइलेंटली, कोई ड्रामेटिक क्रैश नहीं होता, कोई अचानक नेशनल इमरजेंसी नहीं आती, बस धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होने लगते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी एक्सपेंसिव होने लगती है, फैक्ट्री कॉस्ट बढ़ने लगती है, एमएसएमई मार्जिन्स दबने लगते हैं, सोलर सिस्टम्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, फार्मा रॉ मटेरियल्स महंगे हो जाते हैं, और फिर क्वाइटली इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी में फैलने लगता है। लेकिन हेडलाइंस में तो आपको बताया जाता है इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। असल में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन अक्सर बहुत क्वाइटली काम करता है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशनशिप और इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशनशिप दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। अमेरिका के साथ इंडिया लार्जली सरप्लस इकोनॉमी है। भारत अमेरिका को सॉफ्टवेयर बेचता है, सर्विसेज बेचता है, इंजीनियरिंग गुड्स बेचता है, फार्मा प्रोडक्ट्स बेचता है, यानी इंडिया वहां वैल्यू अर्न करता है। लेकिन चाइना के साथ इंडिया मैसिव बायर है। भारत चाइना से मशीनरी खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है, इंडस्ट्रियल इनपुट्स खरीदता है, फार्मा के लिए एपीआईज खरीदता है, केमिकल्स खरीदता है, सोलर इक्विपमेंट खरीदता है, और एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिवली बहुत कम है। यानी चाइना इंडिया के लिए सिर्फ ट्रेडिंग पार्टनर नहीं रहा, वो मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसी सेंटर बन चुका है। और यही सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिस्क है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट हमेशा बुरा नहीं होता। कई डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी ट्रेड डेफिसिट होती है, लेकिन फर्क यह है कि डेफिसिट किस चीज का है। अगर इंपोर्ट्स फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बना रहे हों, टेक्नोलॉजी ला रहे हों, एनर्जी सिक्योरिटी दे रहे हों, तो कहानी अलग होती है। लेकिन अगर आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे इंपोर्टेड इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट होती जाए, तो फिर वो सिर्फ ट्रेड डेफिसिट नहीं रहता, वो स्ट्रेटजिक वल्नरेबिलिटी बन जाता है। और शायद यही इंडिया के साथ हुआ है। आज इंडिया लगभग $1 ट्रिलियन इंपोर्ट इकोनॉमी बन चुका है, और चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। पॉलिटिकल स्पीच में चाइना राइवल है, लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी में चाइना बैकबोन बन चुका है। एक तरफ स्लोगन्स चलते हैं बायकॉट चाइना, दूसरी तरफ इंडियन फैक्ट्रीज इनडायरेक्टली चाइना डिपेंडेंट रहती हैं। यानी इमोशनल नैरेटिव कुछ और है, इकोनॉमिक ग्राउंड रियलिटी कुछ और शायद यही कॉन्ट्राडिक्शन भारतीय रुपए की कहानी में भी दिखाई देता है। अब यहां सबसे फंडामेंटल सवाल आता है, आखिर युआन मजबूत क्यों हुआ? क्या चाइना की करेंसी पॉलिसी की वजह से? नहीं, असल वजह है मैन्युफैक्चरिंग पावर। चाइना पिछले 25-30 सालों में दुनिया की फैक्ट्री बन गया। उसने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, उसने इकोसिस्टम बनाया। कंपोनेंट्स इकोसिस्टम, मशीनरी इकोसिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम, केमिकल इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम, और सबसे बड़ी चीज स्केल। इतना बड़ा स्केल की दुनिया की सप्लाई चेन धीरे धीरे चाइना सेंट्रिक होती चली गई, और यहीं इंडिया पीछे रह गया। इंडिया लार्जली कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ मॉडल बनता रहा। हमने डिमांड सेलिब्रेट की, कंजम्पशन सेलिब्रेट किया, मार्केट साइज को सेलिब्रेट किया, लेकिन डीप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम उतनी तेजी से हम नहीं बना पाए। और यही डिफरेंस करेंसीज में रिफ्लेक्ट होने लगा, क्योंकि करेंसी आखिरकार क्या रिफ्लेक्ट करती है? इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, वैल्यू क्रिएशन, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अगर आपकी इकोनॉमी दुनिया के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है, तो दुनिया आपकी करेंसी को ज्यादा रेस्पेक्ट देती है। अगर आपकी इकोनॉमी इंपोर्ट ड्रिवन कंजम्पशन पर टिकी हो, तो आपकी करेंसी स्ट्रक्चरली प्रेशर में आती है। इसलिए करेंसी सिर्फ आरबीआई नहीं बचा सकता। आरबीआई शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी मैनेज तो कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में करेंसी को अल्टीमेटली बचाती है इकोनॉमी की प्रोडक्टिव स्ट्रेंथ। और यही इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या चाइना इंटेंशनली युआन को स्ट्रांग रखता है?
हिस्टोरिकली चाइना बहुत स्ट्रांग युआन नहीं चाहता था, क्योंकि एक्सपोर्ट इकोनॉमीज वीक करेंसी प्रेफर करती हैं। लेकिन चाइना की मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस इतनी बड़ी हो गई कि युआन की क्रेडिबिलिटी नेचुरली बढ़ती चली गई। और अगर फ्यूचर में युआन ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट्स में ज्यादा इस्तेमाल होने लगे तो इंडिया पर प्रेशर और बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा एक्सचेंज रेट नहीं है, असल खतरा है वैल्यू एडिशन गैप। इंडिया कई सेक्टर्स में असेंबली इकोनॉमी बनने के रिस्क में है, यानी फाइनल असेंबलिंग इंडिया में होगी लेकिन कंपोनेंट्स बाहर से आएंगे, टेक्नोलॉजी बाहर से आएगी, मशीनरी बाहर से आएगी। ऐसी इकोनॉमी स्ट्रक्चरली वल्नरेबल होती है क्योंकि वहां ग्रोथ दिख सकती है लेकिन रेजिलियंस कमजोर रहती है। और यही वजह है कि युआन वर्सेस रूपी डिस्कशन असल में फॉरेक्स डिस्कशन नहीं है, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिस्कशन है, मैन्युफैक्चरिंग डिस्कशन है, सप्लाई चेन डिस्कशन है, नेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस डिस्कशन है। अब यहां सबसे अनकंफर्टेबल सवाल आता है, क्या स्लोगन्स सॉल्यूशन है? क्या सिर्फ बायकॉट चाइना बोल देने से इंडियन सप्लाई चेन बदल जाएंगी? क्या फैक्ट्रीज इमोशनल स्पीचेस से चलती हैं? नहीं, फैक्ट्रीज बनती हैं डिकेड्स की प्लानिंग से, स्टेबल पॉलिसीज से, चीप लॉजिस्टिक्स से, एनर्जी एफिशिएंसी से, स्किल इकोसिस्टम से, रिसर्च कैपेबिलिटी से, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन से। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी शायद यह है कि हम प्रोडक्शन से ज्यादा कंजम्पशन को सेलिब्रेट करते हैं। हम मार्केट साइज पर गर्व करते हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ पर बात नहीं करते हैं। हम यूनिकॉर्न वैल्यूएशन ही सेलिब्रेट करते रह जाते हैं लेकिन इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। और शायद यही रीजन है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और करेंसी स्टोरी में डिस्कनेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि अगर ग्रोथ लार्जली इंपोर्ट ड्रिवन कंजम्पशन पर टिकी हो तो इवेंचुअली करेंसी प्रेशर में आती है। और यहां हिडन डेंजर और भी बड़ा है। अगर फ्यूचर में डॉलर भी स्ट्रांग रहे, युआन भी रिलेटिवली स्ट्रांग रहे और इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट बना रहे तो क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, करेंसी प्रेशर बढ़ेगा, एमएसएमई स्ट्रेस बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी। यानी प्रॉब्लम सिर्फ फॉरेक्स मार्केट की नहीं रहेगी, पूरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दबाव में आने लगेगी। और शायद यही वजह है कि युआन वर्सेस रूपी डिस्कशन आज इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इंडिया में स्ट्रक्चरल डिस्कशंस अक्सर स्लोगन में खो जाती हैं। या तो ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म बेचा जाता है या फियर बेचा जाता है, लेकिन सीरियस स्ट्रक्चरल कन्वर्सेशंस बहुत कम होती है क्योंकि स्ट्रक्चरल कन्वर्सेशंस अनकंफर्टेबल होती हैं। वे सवाल पूछती हैं, क्या इंडिया जेन्युइनली मैन्युफैक्चरिंग पावर बन रहा है? क्या इंडिया सिर्फ असेंबली इकोनॉमी बनता जा रहा है? क्या इंडिया फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बना रहा है? क्या इंडिया इंपोर्ट्स डिपेंडेंसी कम कर रहा है? क्या इंडिया वैल्यू क्रिएशन इकोनॉमी बन रहा है? क्योंकि अंत में करेंसीज सिर्फ एक्सचेंज रेट नहीं बताती, करेंसीज बताती हैं कि दुनिया आपकी इकोनॉमी को कितनी प्रोडक्टिव, कितनी रेसिलिएंट और कितनी स्ट्रैटेजिकली पावरफुल मानती है। और शायद युआन वर्सेस रूपी की कहानी असल में दो करेंसी की कहानी नहीं है, ये दो इकोनॉमिक मॉडल्स की कहानी है। एक मॉडल जो दुनिया को सप्लाई करता है और दूसरा मॉडल जो दुनिया से खरीदता है। एक मॉडल जो फैक्ट्रीज बनाता है और दूसरा मॉडल जो कंजम्पशन सेलिब्रेट करता है। और जब तक यह गैप रहेगा तब तक प्रेशर सिर्फ रुपए पर नहीं, इंडिया की पूरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर रहेगा। इसलिए अगली बार जब कोई बोले रुपया गिर गया तो सिर्फ डॉलर मत देखिए, सवाल पूछिए, क्या इंडिया वैल्यू क्रिएट कर रहा है? क्या इंडिया मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ बना रहा है? क्या इंडिया इकोनॉमिक रेसिलिएंट बिल्ड कर रहा है? क्या इंडिया फ्यूचर रेडी प्रोडक्टिव इकोनॉमी बन रहा है? क्योंकि अंत में फॉरेक्स मार्केट सिर्फ सिम्टम्स दिखाता है, असल बीमारी इकोनॉमी के भीतर छिपी होती है। और शायद
युआन वर्सेस रूपी की कहानी इंडिया को वही हिडन रियलिटी दिखा रही है जिस पर बात करना अभी भी अनकंफर्टेबल माना जाता है। शुक्रिया।